प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी पूरी मेहनत के साथ लगे हो। बच्चों हमें बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे तक चलना है और वो मेहनत, वो जो हमें आगे चलना है वो सब हमारे ऊपर निर्भर है। मतलब आप सब लोगों के ऊपर निर्भर है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है, इसी क्रम में बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके हिंदी के जो भाग हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्षितिज, आपको पढ़ना पड़ता ना एनसीईआरटी में क्षितिज भाग 2। और इस क्षितिज भाग 2 से आप में पद्यखंड और गद्यखंड दो भाग दिए गए हैं। जबकि मैं आज इस पूरी की पूरी वीडियो में सबसे पहले क्या कवर करूंगा भैया? गद्य खंड कवर करूंगा। बहुत अच्छे से आप सब लोग देख लीजिएगा और भैया बहुत शानदार ढंग से पढ़िएगा। हम लोग आज इस पूरी वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? तो बोलेंगे भैया इस पूरी की पूरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गद्य खंड को। और गद्य खंड, अगर मैं बोलूंगा गद्य खंड आपकी बुक में 7वां अध्याय है। क्या है? 7वां अध्याय है। और अगर गद्य खंड की बात करूंगा तो ये अपने आप में पहला अध्याय मान के चलो। क्यों ऐसा हमने बोला? ऐसा इस वजह से मेरे साथी बोला कि आपके जो बुक में पहला अध्याय तो पद्य खंड का है, दूसरा भी पद्य खंड का है, तीसरा भी पद्य खंड का है। तो वैसे 7वां अध्याय जो होगा वो गद्य खंड का है। अगर हम देखते हैं तो वो अपने आप में पहला गद्य खंड है। बात समझ पाए ना? और जो पहला गद्य खंड का अध्याय है उसका नाम क्या है? नेताजी का चश्मा। बहुत शानदार कहानी है, आप पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये बात याद रख लो। तो बोलोगे भैया नेताजी का चश्मा आज हम पढ़ लेंगे, लेखक का नाम क्या होगा? स्वयं प्रकाश। एक बार सभी साथी बताओ, आपको याद हुआ? नेताजी का चश्मा किसका भैया? स्वयं प्रकाश। अब याद रखना, बहुत अच्छी बात याद होगी भैया। जो ये चश्मा होता है ना, ये चश्मा होता किसके लिए होता है भैया? प्रकाश के लिए। जब कभी हमारी आंख नहीं देख पाती है, जब हमारी आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है, जब धुंधला दिखाई देने लगता है, तो हम चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, प्रकाश की जरूरत पड़ती है किसके? है ना, चश्मे से प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ऐसा दिमाग में बैठा के चलो कि नेताजी का चश्मा, तो बोलोगे प्रकाश। किसके प्रकाश भैया? स्वयं प्रकाश। लेखक कौन होंगे? स्वयं प्रकाश। क्लियर हुई इतनी बात? आगे देखते कुछ और चीजों को। याद रखना, पूरा वन शॉट है, पूरी वीडियो देख लो। एक पूरी वीडियो के माध्यम से पूरा अध्याय तैयार हो जाएगा। एक पूरी वीडियो के माध्यम पूरा का पूरा अध्याय तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों, ये जो होगा बहुत अच्छे से देखना, है ना। ये जो है पूरे, जो भी हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं, जो भी मेरे क्लास 10th के बच्चे हैं, वो है ना, जो भी क्लास 10th में हैं, चाहे वो बेटा एमपी बोर्ड में हो जाए, चाहे वो झारखंड बोर्ड में हो जाए, है ना, चाहे वो राजस्थान बोर्ड में हो, चाहे वो किसी बोर्ड में है, याद रखिएगा, चाहे वो एमपी बोर्ड में हो, चाहे राजस्थान बोर्ड में हो, चाहे झारखंड बोर्ड में हो। याद रखने वाली बात क्या भैया? याद रखने वाली मेरे भाई बात यह है कि आपके आपके यहां यदि क्षितिज ये वाली पुस्तक चलती होगी, ये वाली बुक देख लो पूरा, ये वाली बुक अगर आपके यहां चलती होगी, या फिर देखो कृतिका भाग 2, ये दोनों क्लास 10th के लिए, किसके लिए? क्लास 10th के लिए। आपके पास, मैं आशा करता हूं आपके पास ये बुक होगी, ये वाली बुक आपके पास होगी। और इन्हीं दो बुकों को पढ़ना है और इन्हीं दो बुकों से आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं। और साथ ही साथ क्या बनता भैया? एक और पुस्तक पढ़नी पड़ती, किसका? व्याकरण की, है ना। एक और पुस्तक पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई, व्याकरण की। जबकि व्याकरण मैं आपको पढ़ा दूंगा अपने द्वारा। आपको व्याकरण के लिए किसी अन्य बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खड़ा हूं, मैं आपको व्याकरण पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। तो देख लो भैया, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2। अच्छा, ये दिमाग में आ रहा भैया, ये तो सीबीएसई में भी आता है। हाँ भैया, ये सीबीएसई में भी आता है। अगर मेरा कोई साथी सीबीएसई का है, या आपका कोई भाई, आपका कोई इष्ट मित्र सीबीएसई में भी पढ़ता है और हिंदी से उसे डर लगता है, तो उसके पास वीडियो शेयर कर दो, वो भी पढ़ ले, वो भी नेताजी के चश्मा की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले अपने पास। तो बच्चों ये चीज आपको देखना है। तो चले आगे कुछ और चीजों को जानते हैं। तो ध्यान से देखो, ये दो बुक हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। माता सरस्वती जी का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि हमें कुछ करना होता है अपने जीवन में नया,
तो हमें अपने गुरुओं जी, है ना, अपने गुरु जी का, अपने गुरुओं का, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, साथ साथ अपने माता पिता का। बिना हम आशीर्वाद के, माता पिता के, अपने गुरुजनों के, अपने देवी देवताओं का, बिना आशीर्वाद के हम आगे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इस वजह से हमें इनकी छत्र छाया में, माने माता जी की छत्र छाया में रह करके ही आगे कुछ करना है। तो ध्यान से देख लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक शानदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। क्या? पूरा का पूरा अगर फ्री स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, जो भी क्लासों में बातचीत चल रही है, जो भी क्लास हो रही है, चाहे वो पीडीएफ हो, है ना, कुछ भी हो, जो भी क्लास में बातचीत हो रही है, अगर आपको पूरा का पूरा फ्री मटेरियल चाहिए तो सबसे पहला क्या करना होगा, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना। पहला काम क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद क्या मिलने वाला है, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, कितना मजा आएगा डाउनलोड करने के बाद, वो सब आगे देखो। सबसे पहला काम मेरे बच्चों, फ्री हैंड राइटिंग नोट्स। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका हैंड राइटिंग नोट्स मैं अपने हाथों से राइट करके आप सभी बच्चों तक जो जो विद्याकुल ऐप को डाउनलोड किए होते हैं उन सभी बच्चों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई पैसा नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में भेजते हैं। दूसरी खास बात भैया, फ्री लेटेस्ट सिलेबस। अब देखो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसका पता नहीं होता कि अब की सत्र में, अब की साल में क्या नया पढ़ना है। वो जब नहीं जान पाते तो वो पुरानी चीजों को पढ़ते रहते हैं। इस वजह से क्या लेटेस्ट न्यूज है, क्या लेटेस्ट सिलेबस है, वो सभी जानकारी हमारे इस ऐप पे मिलती रहती है। तो आप इससे भी देख रहे हो। दूसरा फीचर्स, तीसरा क्या है भैया, तीसरा वाला फ्री वीवीआईपी। देखो, है ना, वीवीआईपी क्या है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं मेरे भाई, याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है ये हमें याद दिलाता है, ये हमें पहचान करवाता है कि आने वाला जो एग्जाम है और उस एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो इसी तरीके से बनेंगे। वो ऐसे ही प्रश्नों का लेबल रखने वाला है बोर्ड। इस वजह से बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है बच्चों, क्या कि भैया पीवाईक्यू करके जाएं हम, है ना, पीवाईक्यू करके जाएं। तो ये भी यहां पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। अभी कितने हमारे साथी होंगे वो गूगल पे जाके चेक करते हैं 2025 का हमको पीवाईक्यू मिल जाए, 2023 का पीवाईक्यू मिल जाए, 2020 का पीवाईक्यू मिल जाए, जबकि वो पीवाईक्यू नहीं पाते हैं, खोजते खोजते थक जाते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते हैं, फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते। इस ऐप पे पूरा का पूरा पीवाईक्यू एक पीडीएफ के तौर पे रखा हुआ है, आप उसे निकाल लीजिए, आप कहीं प्रिंट आउट करवा लीजिए, कैसे भी करके आप आराम से चीजों को कर लीजिए। तो एक ये हो जाएगा। अगला क्या भैया, फ्री प्रैक्टिस पेपर्स। यहां पे प्रैक्टिस भी मिलता है कि भैया पेपर से पहले पेपर मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप दिए हुए समयों में उस पेपर को सॉल्व कर पाओ, ताकि आप अच्छा, है ना, अच्छा एग्जाम में कर पाओ। इस वजह से हम लोगों ने यहां पे प्रैक्टिस भी दे दिया। यूट्यूब क्लास नोट्स भी मिलेगा। जितनी भी यूट्यूब पे क्लासें देख रहे हो ना, वो सभी जितनी भी क्लास यूट्यूब पे होने वाली होंगी, जितनी भी यूट्यूब पे क्लास होंगी, वो सभी क्लास की नोट्स आपके इस ऐप पे मिलेंगी। तो फटाफट से ऐप को क्या करेंगे आप, जल्दी से तुरंत का तुरंत आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो जाके प्ले स्टोर से। डन बच्चों, आगे देखते हैं, आ जाओ। अब हम लोग आते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अब आ जाएंगे अध्यायों पे। अध्याय पहला होगा, कौन सा अध्याय, नेताजी का चश्मा।
कौन सा अध्याय मेरे बच्चों, सभी लोग बोल दो एक बार भैया, नेताजी का चश्मा। और नेताजी का चश्मा ये क्या है, बोलोगे भैया ये तो गद्य खंड है ना, ये क्या भैया, बोलोगे भैया ये गद्य खंड है। और गद्य खंड के इसके लेखक कौन है, तो बोलोगे इनके जो लेखक हैं वो कौन है, स्वयं प्रकाश। याद हुआ, बोलोगे भैया इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। चले आगे, पहले थोड़ी थोड़ी बातों को चर्चा कर लेते हैं, क्या होने वाला है। एक शानदार आपके लिए मोटिवेशन लाइन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या, यूं ही नहीं मिलती है ना, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। माने यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, मंजिल इतना आसान नहीं है। मंजिल पाने के लिए अपने दिल में एक जुनून जगाना होता है ना, एक अलग ही प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए। साथ ही साथ पूछा चिड़िया से कैसे, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना। आसियाना का मतलब रहने वाली जगह। चिड़िया से पूछा कैसे तुमने अपनी जगह रहने की बनाई, तो उसने जवाब क्या दिया, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। बोली क्या बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। माने एक जो घोंसला होता है चिड़िया का, उसके लिए चिड़िया बार बार उड़ान भरती है, उड़ने के लिए उड़ान भरती है, और तिनका तिनका उड़ा उड़ा के ले जाके बुन बुन करके, है ना, कई महीनों के बाद एक बढ़िया आसियाना तैयार करती है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी बच्चों को, है ना, जो भी आपके साथी हैं, या आप खुद को सोचो कि हम एक एक दिन, एक एक घंटे की मेहनत को जोड़ जोड़ के एक दिन हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। एक बेहतर अपना आसियाना है चिड़िया के लिए, लेकिन आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाओगे। बात समझ पाए हो ना। ये बात पूरी कहने का अर्थ ये था कि हमें एक एक दिन से, एक एक घंटे से लड़ करके, मेहनत कर करके अपने भविष्य का निर्माण करना होता है। तभी हम निखर पाएंगे, तभी हम अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे। साथ ही साथ आ जाते हैं बच्चों, पहले पढ़ते हैं लेखक के जीवन परिचय के बारे में। लेखक का जीवन कैसे रहा, उनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु हुई क्या, है ना, कब हुई मृत्यु, क्या क्या अपने जीवन में वो कर पाए, कितनी रचनाएं की हैं, कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। लेखक कौन है, एक बार सभी साथी बताएंगे। बोलेंगे भैया लेखक का नाम अभी आपने बताया था स्वयं प्रकाश। लेखक नाम क्या हो जाएगा बच्चों, स्वयं प्रकाश। याद हो गया होगा, है ना, स्वयं प्रकाश। अगर लेखक स्वयं प्रकाश की बात करेंगे तो इनका जन्म कहां हुआ था, बोलोगे सर इनका जन्म जो हुआ था इंदौर में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में। देश कब आजाद हुआ, तो बोलोगे देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। तो देश में प्रकाश ही एक अलग प्रकार का हो गया, आजादी का प्रकाश आया। कब आया, 1947 में। तो नेताजी का चश्मा से प्रकाश, और प्रकाश कब आया, 1947 में। कहां, बोलो भैया इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर कहां पे है, बोलेंगे इंदौर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। याद हुआ होगा, बोलो एक बार भैया स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर, है ना, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है। दूसरी बात, अगर इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा हम जान लें तो स्वयं प्रकाश हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समकालीन कथाकार थे। कैसे थे, हिंदी साहित्य के समकालीन प्रसिद्ध कथाकार थे। ये क्या थे, एक कथाकार थे। पूछ लेगा कि लेखक स्वयं प्रकाश निम्न में से थे, आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, लेखक स्वयं प्रकाश निम्न में से थे, कथाकार थे, नाटककार थे, दार्शनिक थे, पत्रकार थे। तो आप क्या जवाब लगाओगे, बोलोगे भैया जवाब हो जाएगा एक कथाकार थे। एक क्या थे, एक कथाकार थे। उनका असली नाम, पूछेगा सवाल, उनका असली नाम क्या था,
बोलो भैया उनका असली नाम श्री प्रकाश श्रीवास्तव, असली नाम श्री प्रकाश श्रीवास्तव। याद हुआ होगा भैया, क्या याद रखना है? बोलेंगे स्वयं प्रकाश का वास्तविक नाम क्या था, तो बोलोगे स्वयं प्रकाश का वास्तविक नाम श्री प्रकाश श्रीवास्तव था। क्या? श्री प्रकाश श्रीवास्तव था। आगे देख लेते हैं। लेकिन वे साहित्यिक दुनिया में स्वयं प्रकाश के नाम से पहचाने जाते हैं। अगर साहित्य की दुनिया में बात करेंगे, हिंदी साहित्य की दुनिया में अगर हम बात करेंगे, तो वे श्री प्रकाश श्रीवास्तव के नाम से ना जाने जाते थे, बल्कि किस नाम से जाने जाते थे? बोलोगे भैया स्वयं प्रकाश के नाम से जाने जाते थे। आगे देखिएगा, वे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे और साथ साथ उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्या, किसकी? भैया आम आदमी माने गरीबों की समस्या, जो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग व्यक्ति है ना, जो होते हैं आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में लिखते थे, आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताते थे। आगे क्या है? उनके संघर्षों के बारे में बताते थे और साथ ही साथ समाज की सच्चाइयों को बहुत ही सहज माने बहुत ही सरल, बहुत ही आसानी से, बहुत आसान भाषा में और व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। व्यंग का मतलब कहते हैं तंज कसना, व्यंग का मतलब बोलते हैं ना तंज कसना, या किसी बात को व्यंग मारते ना कि भैया अधजल गगरी छलकत जाए, व्यंग कर देना, समझ रहे हो ना? तो उस तरीके से ये बहुत सरल भाषा में, व्यंग की भाषा में चीजों को प्रस्तुत किए हैं। आगे देखते हैं हम थोड़ी सी और बात। मृत्यु की बात कर लें तो बोलो भैया इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी, जब कोरोना काल आया तब। याद हुआ होगा, जन्म 1947, मृत्यु भैया सन 2019 में। डन हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे देखो। आगे हम बात करें तो मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लो, बहुत जरूरी है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या मुख्य विशेषताएं रहने वाली हैं? अगर हम स्वयं प्रकाश जी के भाषा बोलेंगे तो बोलोगे इनकी भाषा जो थी कैसी थी? सरल थी। भाषा कैसी? सरल थी और प्रभावशाली थी। प्रभावशाली का मतलब क्या होगा? जब भी कुछ वो बोलते थे या अपने विचारों को जहां कहीं भी रखते थे, जहां कहीं का अर्थ समाज में जब वो अपने विचारों को रखते थे तो उनके विचारों से लोग क्या होते थे? प्रभावित होते थे, उनके विचार को लोग मानने के लिए तैयार हो जाते थे, अर्थात उनके विचारों से लोग सहमत होते थे। वही बात कहा गया प्रभावशाली। और कैसे थे वो? व्यवहारिक थे, है ना? व्यवहारिक मतलब सबसे मेल जोल रखते थे, सबके साथ वो रहना पसंद करते थे। और साथ साथ देखो क्या होता था, उन्होंने सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार और मानव मूल्यों पर सवाल उठाने वाली कहानियां लिखे। देखो कितने अच्छे कवि थे स्वयं प्रकाश जी, कि सामाजिक अन्याय, समाज में होने वाले जितने भी अनैतिक कार्य थे, जो अन्याय थे, जिससे समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता था, उस सामाजिक अन्यायों, है ना, समाज में होने वाले भ्रष्टाचार, लूट घसूट, ये जो भी घटनाएं होती थी उन सब के प्रति, है ना, सवाल उठाने वाली क्या करते थे? कहानियां लिखते थे। एक ऐसी कहानी लिखते थे ताकि समाज की जो भ्रष्टाचार हैं, समाज में होने वाले जो अत्याचार हैं, है ना, समाज में होने वाले जो अन्याय हैं, है ना, इन सब पे कहानियां लिखते थे ताकि पूरे समाज के जो लोग हैं वो उन सभी बातों को जान पाए, वो सभी चीजों को पहचान पाए। अगर उनके लेखन में हम बात करेंगे, उनका जो लेखने का तरीका था या जो लिखते थे वो कैसा होता था? बोलोगे व्यंग, तंज कसते थे और कटाक्ष की देखो खास शैली देखने को मिलती है। हमेशा वो तंज कसा करते थे, व्यंग मारा करते थे, है ना। कमेंट जिसे बोलते हैं, व्यंग का मतलब कमेंट किया करते थे। कभी कभी बोलते हो ना, कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो और आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए, तो नाराजगी होने के कारण आप उससे बोलते नहीं हो। जब उससे बोलते नहीं हो तो किसी दूसरे मित्र को, किसी दूसरे दोस्त को कुछ और कहोगे,
लेकिन आपके कहने का जो तरीका होगा किसको बताना होगा? उस मित्र से जो आपसे नाराज है। कहते तो किसी और मित्र से हो, लेकिन वो डायरेक्ट किसके ऊपर जाके लगता है? जिस मित्र से आप नाराज हो। व्यंग वही है, वही तंज है। ठीक है। उनके 13 कहानियों का संग्रह प्रकाशित है। यह भी सवाल पूछेगा, स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित कितनी कहानियां प्रकाशित हैं? तो बोलोगे 13 कहानियां। कितने? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित है ना, प्रकाशित हो चुके हैं। जिनमें से याद रखना, सूरज कब निकलेगा, तो प्रकाश की बात आएगी तो याद रखना सूरज कब निकलेगा। पहला कौन हो जाएगा? सूरज कब निकलेगा। आएंगे अच्छे दिन भी, बोलो आएंगे अच्छे दिन भी। आदमी जात का आदमी, देखो आदमी जात का आदमी। अगला क्या है? संधान। तो बड़े आराम से याद हो जाएगा, सूरज कब निकलेगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये उल्लेखनीय है तो 13, लेकिन ये कुछ आपको याद रखनी है, सबको नहीं, कुछ को याद रखना है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित है। याद रखिएगा, ये दो याद रखेंगे। बीच में क्या? बीच में विनय, एक तो ये है, और एक क्या? ईंधन। ये दो क्या भैया? उपन्यास है। ये चर्चित उपन्यास, इन ये भी याद रखिएगा। कभी सवाल आ जाए बीच में विनय किस लेखक का उपन्यास है, तो बोलोगे स्वयं प्रकाश का। ईंधन किस लेखक का उपन्यास है, तब भी जवाब क्या निकल के आएगा? स्वयं प्रकाश जी का है। क्लियर हुआ इतना बात? आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। उन्हें माने स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान भैया? पहल सम्मान। एक दूसरा सम्मान कौन सा भैया? वनमाली पुरस्कार भी उन्हीं को मिला है। पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार मिला है, और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो तीनों याद हो जाएगा। पहल पुरस्कार या पहल सम्मान इनको मिला है, आगे वनमाली पुरस्कार इनको मिला है, आगे राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इन सब से ये पुरस्कृत किए गए हैं, पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो देखिए, अब ये इनके पूरे अगर हम बोले तो जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिल गई। क्लियर हुआ? बताओ भैया, यहां तक क्लियर हुआ ना? आगे थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब नेताजी के चश्मे के बारे में आ जाते हैं। अब नेताजी का चश्मा क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेताजी का चश्मा क्या हुआ भैया? ये भी एक चश्मा है, तो नेताजी का भी चश्मा ऐसा रहा होगा, लेकिन नहीं, एक मूर्ति बनती है। अच्छा, पहले इसको थोड़ा थोड़ा हम बताते हुए चलते हैं और उस मूर्ति की कहानी हम करते हैं। फिर अगर हम बोले एक संक्षिप्त जानकारी जान लो, एक संक्षिप्त परिचय पहले नेताजी के चश्मा के बारे में हम देखते हैं। बोलेंगे चारों ओर सीमाओं से घिरे, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अगर चारों तरफ भूभाग है ना, भूमि का भाग हो जाए चारों तरफ, इसी कोई देश कह सकते हैं क्या? तो बोल रहा है, ये लाइन कह रही है कि चारों तरफ अगर भूभाग हो तो उसे देश नहीं होता, देश बनता है, देश को बनाया जाता है। तो ध्यान से देखो एक बात पहले, है ना भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। देश बनता है, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों को नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या है? देशभक्ति है। बात समझ पाए? चारों तरफ भूभाग हो जाए और उस चारों तरफ भूभाग हो जाने की वजह से क्या एक देश बनेगा? बोलेंगे नहीं। चारों तरफ भूभाग, पूरी तरफ चारों तरफ जमीन हो जाए और चारों तरफ जमीन होने से क्या देश बन जाएगा? तो बोलोगे नहीं भैया, चारों तरफ जमीन हो जाने से देश नहीं बनेगा। देश कब बनेगा? तो बोल रहा देश तब बनेगा जब उसमें रहने वाले नागरिक, माने उस भूभाग में रहने वाले जो लोगों की संख्या है, उस भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं, उस भूभाग में रहने वाली जो नदियां हैं, उस भूभाग में रहने वाले जो पहाड़ पड़ रहे हैं,
उस भूभाग में रहने वाले जो पेड़ पौधे आ रहे हैं, उस भूभाग में रहने वाले जो वनस्पतियां पशु पक्षियां आ रही हैं, और उन सब में क्या हो, उन सब में एक दूसरे से प्यार हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति वो अपने आप को व्यक्त करते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो, है ना, एक दूसरे का क्या करते हो, सहयोग करते हो। समृद्धि के लिए माने विकास के लिए, समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या है, देशभक्ति है। जैसे हम सब भारत के लोग भारत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कोई किसी दिशा में कर रहा है, कोई किसी दिशा में कर रहा है, तो हम भारत के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ साथ भारत के भविष्य को भी उज्जवल कर रहे हैं। कहते हैं ना, आज के जो आप लोग हो वो कल के क्या हो, भविष्य हो। भले आप किसी के बच्चे हो, आपके माता पिता अलग अलग हैं, सबके माता पिता अलग अलग, लेकिन नहीं, आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो आपके भविष्य को आप संवार रहे हैं आपके माता पिता। लेकिन बच्चों, आपके माता पिता आपके भविष्य को संवार रहे हैं और आपका भविष्य देश के भविष्य को संवार रहा है। यही देशभक्ति है कि हम अपने देश के लिए मर मिट जाएं, हम अपने देश के लिए वो सभी ऊंचाइयों को हासिल करें जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारे देश का गौरव बढ़े, है ना। ये चीज देखो दिया गया है। तो आगे देखते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। बहुत ध्यान से देखना, क्या अच्छी लाइन, ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना। नेताजी का चश्मा, किसका, नेताजी का चश्मा कहानी है एक। नेताजी का चश्मा क्या भैया, कहानी है। कैप्टन चश्मे वाले, एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम कैप्टन चश्मा वाला है, उसके माध्यम से बताया गया पूरा कहानी कि नेताजी का चश्मा एक कहानी है। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, ये चश्मा बेचने वाला होता है, कैप्टन चश्मा वाला ये बेचता है चश्मा, के माध्यम से देश के करोड़ों, किसी एक का नहीं, देश के पूरे जनता की बात की जा रही है, देश में रहने वाले हजारों लोगों की बात की जा रही है। तो देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है कि देश में जो करोड़ों नागरिक रह रहे हैं उन सभी करोड़ों नागरिकों को रेखांकित करती है, अर्थात करोड़ों नागरिकों के बारे में जताती है, बताती है। आगे क्या है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। हमने बताया आपको ना कि आप भले ही मेहनत कर रहे हो, सब अलग अलग दिशा में मेहनत कर रहे हो, आप सब अपने भविष्य को बना रहे हो, लेकिन इसके पीछे अपने देश का भी भविष्य निर्भर करता है, इसके पीछे अपने देश का भी भविष्य ऊपर उठ रहा, अपने देश का भी भविष्य बन रहा है। देख पा रहे हो ना, इस तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है, कौन सी कहानी, नेताजी का चश्मा। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं, कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वही नहीं इस कहानी में शामिल हैं, वही नहीं देश का विकास करते हैं, इस कहानी में बच्चे भी योगदान देते हैं, बच्चे भी देश के विकास में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। पूरी कहानी समझ में आई ना। ये देखो थोड़ी सी बातें थी, अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। अब देखो संक्षिप्त जानकारी, अगर पूरा अध्याय, ये 14 पॉइंट में पूरे अध्याय को बांट के रखा हूं, इन 14 पॉइंट से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, यह कहानी सुभाष चंद्र बोस की एक क्या है, प्रतिमा, प्रतिमा माने मूर्ति, प्रतिमा का मतलब बेटा क्या होगा, मूर्ति, सुभाष चंद्र की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरी कहानी आप आज पढ़ोगे, ये पूरी कहानी किसके बारे में है, बोलेंगे भैया ये जो नेताजी का चश्मा है वो नेता कौन थे, किस नेता के चश्मे के बारे में बात की जा रही है, बोलेंगे भाई नेता कौन है, नेता सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और उन्हीं के चश्मे के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमेगी, उससे दूर कहीं नहीं जाने वाली है। बात समझ पा रहे हो ना, यही कहानी पूरी हमें पढ़ना है। सवाल पूछ ले
किसके, मतलब पूछे नेताजी का चश्मा किस नेता के इर्द गिर्द पूरे कहानी घूमती है? बोलोगे भैया नेता सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इसी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी शानदार पॉइंट याद रखिएगा, कस्बे की नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा माने मूर्ति लगवा दी। कहां पे भैया? कस्बा, आप जानते हो ना कस्बा, जैसे छोटा सा शहर होता है, जैसे आपके यहां भी छोटा छोटा शहर होगा, कस्बा या नगर, कस्बा की नगर पालिका की के अधिकारी, जो नगर पालिका के अधिकारी चेयरमैन होते हैं, जो वहां के अधिकारी होते हैं, या बोर्ड के मुख्य चौराहे पर, देखते हो ना कि अगर आप किसी चौराहे, आपके यहां भी चौराहा होगा, अगर आप भी जिस नगर पालिका से संबंध रखते होंगे या फिर आपके पास पड़ोस में नगर पालिका होगा 10-20 किलोमीटर दूर, तो वहां एक चौराहा होगा और उस चौराहे पर नगर पालिका के अध्यक्ष या बोर्ड के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की क्या लग जाती है? मूर्ति लगा देते हैं, एक प्रतिमा लगवा दे। अब लगवाने के बाद क्या हुआ? हालदार साहब एक व्यक्ति हैं, इनके बारे में जान लो। हालदार साहब जो हैं हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में, माने कंपनी के काम के बारे में उस कस्बे से गुजरते थे। जैसे कहने का मतलब कि ये मान लो एक नगर पालिका है और ये नगर पालिका है और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, और हालदार साहब जो हैं जब 15 दिन हो जाता था तो हर 15वें दिन इनका काम रहता था कंपनी के काम के लिए, ये जाते थे। किस रास्ते से जाते थे? रास्ता यही था जाने का। जब इस रास्ते से जाते थे तो चौराहे जब पहुंचते थे तो चौराहे पे किसकी मूर्ति दिख जाती थी? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति दिख जाती थी। तो वही पूरी की कहानी अब उन्हीं को मिलेगा पढ़ने को, याद हो जाएगा। कौन जाते थे? हालदार साहब। कितने दिन पे? हर 15वें दिन। तो कंपनी के काम के लिए सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। तो हुआ क्या? चौथा पॉइंट, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। भाई अगर हम किसी नए शहर से, नए कस्बे से गुजर रहे होते हैं, वहां पे कुछ अलग चीज हमको दिखाई देती तो हम जरूर देखने की, हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, हम जरूर देखेंगे उसको। तो वो पहली बार जब जा रहे थे तो पहली बार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति देखी। अब जब सुभाष चंद्र की मूर्ति देखी तो उनके अंदर देखो क्या है, पांचवा, कि मूर्ति को सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। अब पूरी की पूरी मूर्ति टाइल्स लगी है, संगमरमर की बनी है। अब खुद ही सोचो कि अगर पूरी मूर्ति संगमरमर की बनी हो, पूरी मूर्ति बढ़िया पत्थर की बनी है, और उस मूर्ति पे है हम अपना चश्मा ले जाके लगा दें, बताओ। पूरी मूर्ति तो पत्थर की है, हमने चश्मा कौन सा लगा दिया? ये प्लास्टिक वाला लगा दे, ये फाइबर वाला लगा दे। तो वही कहा है कि देखो कहानी पढ़ाऊंगा आगे, मूर्ति को सचमुच एक सामान्य काला माने नॉर्मल चश्मा, किस कलर का? काले कलर का, चौड़े फ्रेम वाला। ये जो फ्रेम दिख रहा है ना, है फ्रेम बहुत चौड़ा, चौड़े फ्रेम वाला, चौड़ा फ्रेम, जानते हो सब लोग, है ना। चश्मा पहना दिया गया था, मूर्ति पत्थर की लेकिन चौड़े फ्रेम वाला एक चश्मा पहना दिया गया। अब देखो क्या हुआ, इसे देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। देखो इससे उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान झलक रही थी, जो लोगों को आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ। लोग उसको देख करके बड़े उत्सुक हो जाते थे उस मूर्ति को देखने के लिए। पूरा कमाल किसका था? चश्मे का था। अब क्या हुआ, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। रियल माने सचमुच, सही में। मूर्ति किसकी? भैया मूर्ति पत्थर की, और चश्मा सही में चश्मा ले जाकर लगा दिया उस मूर्ति पे। तो लोग अद्भुत हो जाते थे, अरे यार क्या है। लोग देखने के लिए जिज्ञासु मतलब इच्छुक होते थे और उन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता था, वो देखते थे। और आगे फिर देखते हैं बच्चों क्या, 7वां पॉइंट, कि हालदार साहब
कस्बे से गुजरते तो, थोड़ा सा स्पेस रखना, गुजरते तो चौराहे पर रुकते। जब भी हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो उस चौराहे पे जरूर वो रुकते थे, पान खाते, है ना, उस चौराहे पे रुकते और पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। अब उनको तो कंफ्यूजन हो रहा था, भाई मूर्ति तो पत्थर की है और चश्मा रियल में लगा हुआ है। तो जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो वहां पे रुकते थे, रुक करके उस मूर्ति को देखते थे और वहीं खड़े होके पान खाते थे। 8वां पॉइंट क्या है, एक बार पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे। जब जब हालदार साहब उस चौराहे जाते थे, जब जब वो रुक करके पान खाते थे, तब तब मूर्ति को देखते थे तो मूर्ति के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ होता था वो बार बार बदला हुआ दिखता था। अब उनको बड़ा अद्भुत लग रहा है कि मेरे आंखों में दिक्कत है कि चश्मे हर दिन बदला जाता है। बड़े अद्भुत, बड़े हालदार साहब परेशान। पूरी कहानी देखो कैसे मोड़ ले रही है ना। फिर क्या हुआ, पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। कैप्टन चश्मा वाला कौन था, तो अभी हमने बताया कैप्टन चश्मा वाला चश्मा जो बेचता था वो कैप्टन चश्मा वाला था। वो वहीं दुकान लगाता था बगल में। तो कुछ चश्मों को ले जाके, एक एक चश्मे को ले जाके सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पे लगा देता था। और जब लगाता था तो लोग उस मूर्ति पे लगे चश्मे को देख करके आकर्षित हो जाते थे कि इस पत्थर की मूर्ति पे ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, और उस चश्मे को वो खरीद लेते थे, उस चश्मे को वो खरीद लेते थे। तो फिर कैप्टन चश्मा वाला दूसरा चश्मा लगा देता था। अब इस बात को हालदार साहब देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कैप्टन चश्मा वाला चश्मा बदलता है और कैप्टन चश्मा वाला एक चश्मा बेचने वाला है। ये बात उनको पता नहीं थी। बात समझ रहे हो ना। इस पूरी कहानी को हम देखो यहां पे ले आए। वह मूर्ति का चश्मा बदल देता है, इससे उसका बिजनेस बढ़िया चलता है। जैसे आप देखते हो ना कि साड़ी का कहीं दुकान हो या फिर आप जीन्स उन्स खरीदने जाते हो तो एक प्लास्टिक का फ्रेम रखा होता है, प्लास्टिक का फाइबर का उसके पास एक फ्रेम होता है। तो उसके ऊपर टी शर्ट, उसके ऊपर जीन्स बढ़िया से पहना के टोपी ओपी सामने खड़ा कर देता है, ताकि मार्केट से कोनो आदमी, कोनो लड़का, कोनो बच्चा, कोनो बच्ची गुजरे और जब उसकी नजर उसके ऊपर पड़े तो उसके दिल को जीत ले और वो दुकान में भागते चले आए, बोले ऐसे प्रकार का हमको कपड़ा दिखाओ, हमको कपड़ा लेना है। तो जब वो आएगा तो भाई जाहिर सी बात आकर्षित हो जाएगा, तो कपड़ा देखेगा और कपड़े को खरीदेगा। तो सेम कहानी कैप्टन चश्मा वाला का था। दिख गया ना, समझ आई बात। आगे देखो 10वां पॉइंट, हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा तो पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह तो पागल है। जो पान वाला बताया वो क्या, वो तो पागल है। फिर क्या हुआ, हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना, माने हालदार साहब जो थे उस देशभक्त के, माने कैप्टन कौन, कैप्टन चश्मा वाला देशभक्त का जो मजाक उड़ाया उन्होंने, किसने, पान वाले ने जो मजाक उड़ाया वो अच्छा नहीं लगा हालदार साहब को। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जब पान वाला बोला कि तो पागल है, उसके बारे में मजाक उड़ाया, तो ये बात हालदार साहब जी को बुरी लगी, अर्थात अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्योंकि वो मानते थे एक देशभक्त है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक देशभक्त थे और उस देशभक्त के ऊपर अपने चश्मे को निरंतर वो चेंज करता था। तो उनको लगा कि जो चश्मा वाला वो भी एक बढ़िया देशभक्त है और ये पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ये बात उनको थोड़ी कम अच्छी लगी। 12वां पॉइंट क्या हुआ, एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो फिर गुजर रहे थे, जब फिर गुजर रहे थे तो फिर रुके, पान खाए तो देखे मूर्ति के ऊपर चश्मे नहीं। अब क्या हुआ, तो उन्होंने पान खाकर पान वाले से पूछा। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब
कैप्टन चश्मा वाला मर गया। जब कैप्टन चश्मा वाला मर गया तो चश्मा अब कौन पहनाए। देख रहे हो ना बात कौन सी आ गई। फिर रुके, चश्मा देखे, चश्मा नहीं तो पूछे भाई आज क्यों चश्मा नहीं है, आज सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो बताया पान वाला, सर जो चश्मा लगाता था वो मर गया, अर्थात कैप्टन चश्मा वाला मर गया। 12वां पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे, ना चाहते हुए भी चौराहे आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। हर 15 दिन के बाद वो कंपनी के लिए जाते थे तो फिर गए, जब भी चौराहे पे जाते थे अगर वो चाहते कि इस मूर्ति को हम ना देखें फिर भी उनकी आंखें वहां पे पहुंचती थी तो जरूर ठमक करके मूर्ति को देख लेती थी, रुक करके देख लेती थी। ना चाहते हुए माने वो नहीं चाहते थे देखना, फिर भी वो उनका दिल नहीं मानता था, उनकी आंखें पलट के देख ही लेती थी। आगे क्या हुआ, 14वां पॉइंट। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा, जिसे देखकर वे भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गई। ये एक छोटी सी कहानी का सारांश था। अभी तो पूरी कहानी हमें पढ़नी है, बहुत डिटेल पढ़नी है मेरे बच्चों। तो सारांश आप देखे होंगे, मजा आया होगा। आगे देखते हैं डिटेल पूरी कहानी। आओ डिटेल पूरी कहानी देखें, पूरे पाठ की व्याख्या को आराम से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। ये हमने सारांश पढ़ा है, सारांश से आपको जरूर अनुभव हुआ होगा कि यहां तक हमको अच्छे से समझ में आया। तो पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो पूरी कहानी याद ही हो जाएगी। चलो आ जाओ बढ़िया से पढ़ लेते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे ही एक बाजार था। माने कस्बा किसे कहेंगे, जहां पे कुछ मकान थे पक्के, और जिसे बाजार कहते हो, बाजार जानते हो ना, जहां ढेर सारी दुकानें लगती हैं। तो वैसे कुछ दुकानें वहां थी और कुछ पक्के घर थे, उसी को उन्होंने कस्बा कहा है। और वहां पे कुछ दुकान होने की वजह से उसे क्या कहा गया है, बाजार कहा गया है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, जो कस्बा था उसमें एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। लड़कों का स्कूल अलग था, लड़कियों का स्कूल अलग था। आपके इलाके में भी कस्बा होगा तो वहां देखते हो ना, स्कूल अलग थे, लड़कों की स्कूल अलग है, लड़कियों की स्कूल अलग है। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना जहां पे सीमेंट बनती है, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है। 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं और एक ठो नगर पालिका भी थी। वहां पे एक नगर पालिका भी थी, नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जैसे कुछ नए काम, पुराने काम, इधर का उधर तोड़ना फोड़ना, ये सब काम नगर पालिका का होता है, वो करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, माने कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए उस मार्केट के अंदर, उस बाजार के अंदर। तो कभी पक्की सड़क कहीं टूटी फूटी थी उसको मरम्मत करवाई, कहीं पक्की सड़क बनवा ही दी, कहीं पे पेशाब घर बनवा दिए। साथ साथ कभी देखो कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। ये सब काम नगर पालिका वहां पे करती रहती थी। वहां पे छोटे मोटे कामों को नगर पालिका वहां पे करती रहती थी। तो इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, कोई ऐसा अधिकारी रहा होगा, कोई एक ऐसा उत्साही बोर्ड अधिकारी रहा होगा जिसके अंदर वो उत्साह आया कि जैसे हम पेशाब घर बनवाते हैं, सड़कों का निर्माण करवाते हैं, हम उसे उत्साही के साथ साथ एक देशभक्त कह सकते हैं, कि कोई ऐसा देशभक्त प्रशासनिक अधिकारी आया जिसके दिमाग में आया कि हमें सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बनानी चाहिए, है ना। वो देशभक्त था। एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, मुख्य बाजार माने जो मेन बाजार है, मेन बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो आप सोच सकते हो वो एक देशभक्त ही रहा होगा, जो भी अधिकारी था वो एक देशभक्त अधिकारी रहा होगा, जिसने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या लगवाई? प्रतिमा लगवाई, मूर्ति लगवाई। कहां पे? मेन चौराहे पे, बाजार के मेन चौराहे पे। क्योंकि जानते हो मेन चौराहे पे लगने से ये होता है कि बाजार के सभी लोग मेन चौराहे पे जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन चौराहे पे हर चीज मिलती है, हर सुख सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होती हैं। जो भी चीज कहीं अन्य नहीं मिलती वो चौराहे पे जाके मिलती हैं। तो ये चीजें हैं। जब वहां पे संगमरमर की किसकी मूर्ति बनी? संगमरमर की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब ये कहानी पूरी कहां चलेगी? किसके इर्द गिर्द घूमेगी? सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति के उस प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमेगी। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया? पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, माने देश के अच्छे मूर्तिकार उस समय जो मूर्ति बनवा रहे थे उनको देश के अच्छे मूर्तिकारों के बारे में नहीं पता रहा होगा, नहीं तो वो बुलाए होते और अच्छी प्रतिमा बनवाए होते, है ना। तो वही कहा गया है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, लागत मतलब जैसे पैसा, जो पैसा वैसा होता, जो कलेक्शन होता पैसे का, वो शायद उतना बेहतर ना रहा हो, अच्छे मूर्तिकार ना मिल पाए हो, या फिर अच्छा पैसा ना मिल पाया हो, अच्छी ज्यादा कीमत नहीं रही हो, है ना। उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापो, माने जितना सोचे उससे कहीं ज्यादा हो, चिट्ठी पत्ती में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड के शासनावधि, देखो बोर्ड के शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया हो। माने कारण ये था कि जैसा सोचे थे वैसा ना हुआ हो। जितना अमाउंट ये लोग सोचे होंगे कि इतना पैसा मिलता तो हम शायद करते, तो वो उतना पैसा ना मिल पाया हो, या फिर कोई एक अच्छा कलाकार ना मिल पाया हो, मूर्तिकार अच्छा ना मिल पाया हो, या फिर कोई ऐसा कारण रहा हो कि जो बोर्ड का समय था, समयावधि था, इतने समय के भीतर मूर्ति को बनाना है। कुछ तो कारण रहा होगा जिससे ये मूर्ति खूब बेहतर नहीं हो पाई। उसी के बारे में थोड़े सा और आगे देखते हैं। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, माने इकलौते माने एक अकेले वो मास्टर थे जो ड्राइंग बनाते थे, कलाकारी करते थे। मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। माने अब वो इकलौते थे, उनको कलाकारी आती थी, तो मान लेते हैं उस मोतीलाल को ही वो काम सौंप दिया गया होगा कि भाई ये मोतीलाल जी आपको इस मूर्ति को बनाना ही होगा। तो मोतीलाल की मजबूरी हो गई, मोतीलाल बनाएंगे ही। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि महीने भर के अंदर मूर्ति को बना करके लाके लगा दो, ऐसा विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई फुट, देखो यहां देखना, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं ब्रस्ट, ब्रस्ट ये देखते हो ना, ब्रेस्ट, ये वाला, इसी को बोलते हैं ब्रस्ट। तो जिसे कहते हैं टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, कोट का पहला बटन यहां होता, दूसरा बटन यहां तक, छाती, दूसरा बटन तक, दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं ब्रस्ट, बस्ट, और सुंदर थी। और वो कैसी थी? सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम लग रहे थे, कुछ कुछ कमसिन, कुछ कुछ सुंदर लग रहे थे, है ना। ठीक है। फौजी वर्दी में कैसे थे सुभाष चंद्र बोस जी? बोलोगे अच्छे लग रहे थे, कमसिन माने सुंदर, अच्छा अच्छे लग रहे थे, वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। कि जब कोई मूर्ति देखता था तो दिल्ली चलो नारा दिया ना, पूछा जा दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। बोलते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा किसका था? तो बोलोगे भैया ये भी नारा, ये भी स्लोगन सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। बोलो, तो जब लोग मूर्ति को देखते थे, वर्दी में उनकी मूर्ति को देखते थे, लोगों को याद आता था कि सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं दिल्ली चलो,
सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं क्या कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पूरी छोटी सी कहानी रही। अभी और आगे देखते हैं, छोटा और डिटेल इसका। इस दृष्टि में माने इस तरीके से देखें तो यह सफल और सराहनीय प्रयास था, है ना। तुलना का सराहनीय माने बहुत प्रशंसा करने वाला प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, कसर मीन्स होता कमी, केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। जब भी देखते थे तो दिल में खटकना मतलब कुछ विचार आ जाते थे, कुछ अलग प्रकार की सोच आती थी। क्या कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, कि सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा लगाते हैं और जब प्रतिमा को देखते थे तो ऐसा लगता था किसी एक चीज की तो कमी है। और वो कमी किस चीज की थी? बोलेंगे भैया कमी वो चीज थी चश्मे की। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा भी लगाए थे लेकिन वो चश्मा, पूरी मूर्ति तो संगमरमर की बनी लेकिन वो चश्मा संगमरमर का नहीं था, चश्मा तो रियल था। तो वही कहा कुछ तो वहां पे है कमी जिसकी वजह से लोगों के दिल में एक बात खटक जाती थी। चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, रियल का चश्मा लगा दिया गया था। हुआ क्या, हालदार साहब जो थे जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, तभी उन्होंने देखा, लक्षित माने देखना, लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की जिज्ञासा आई। कभी कभी देखते हो ना कि अगर कोई बंदर हो, मैं तुलना तो नहीं कर सकता लेकिन आप ऐसा महसूस करो, मैं आपको अच्छा लगेगा सुन के। कोई बंदर हो, बंदर के ऊपर चश्मा लगा दो तो आप देख के बहुत बुरा हंसोगे, अरे यार हो देखो बंदर को चश्मा लगाया हुआ है। कोई बंदर देखो मोबाइल फोन से बतिया रहा हो, मतलब एक ऐसी चीज जो ना होनी हो उसके बाद भी हो रही हो। जैसे भाई एक मूर्ति जो पूरी संगमरमर की और उसके ऊपर रियल चश्मा लगा दिए, तो जब हालदार साहब देखते हैं तो उनको अलग ही प्रकार की खुशी होती है। ये देखो भाई कलाकारी, ये देखो एक नए प्रकार का तरीका देखने को मिला उनको, एक अलग ही प्रकार की उनके अंदर खुशी दिखी, कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है कि चश्मा नहीं बना पाए तो रियल का चश्मा लगा दिए। वाह भाई वाह, क्या गजब का आइडिया है, क्या गजब का दिमाग है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का, सही का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जब कस्बा से आगे बढ़े तब भी हालदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे। जीप में तो बैठे हुए हैं और जीप में बैठे हैं लेकिन फिर भी दिमाग में किसकी बात चल रही है? उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मे के बारे में चल रही है। उनके दिमाग में, उनके दिल में यही बात चल रही है। और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, कि जो कस्बे के लोग, कस्बे के नागरिक जो है, जो ये काम उन्होंने किया, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मूर्ति बनाए, मान लो चश्मा नहीं बन पाया तो रियल का चश्मा लगा दिए, उनके कार्य जो थे बड़े सराहनीय हैं, बड़े प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा काम उन्होंने किया कस्बे के नागरिकों ने। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भावना का था। बात समझ पा रहे हो? अब हालदार साहब की बात को समझो। हालदार साहब उस मूर्ति की कलाकारी, मूर्ति के ऊपर चश्मे की बात नहीं कर रहे हैं। हालदार साहब उस मूर्ति को देख करके ये पता लगाए, उनके अंदर ये जिज्ञासा आई कि कैसी भी मूर्ति बनी हो, कैसा भी चश्मा लगा हो, लेकिन वहां के नागरिकों के भीतर देशभक्ति है। अपने देश के क्रांतिकारी नेता के प्रतिमा को तो लगाए हैं, कैसी भी प्रतिमा हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोगों के अंदर देशभक्ति की जिज्ञासा है, लोग देशभक्त हैं।
इस प्रकार की एक अलग ही प्रकार की भावना हालदार साहब के दिल में आई, एक अलग ही प्रकार की भावना उनके अंदर पनपी। और फिर क्या हुआ देखो आगे कहानी। करना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है ना, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। लोग देशभक्ति को मजाक ले रहे हैं। देखते हो ना, देशभक्ति के लिए अगर हम कई झंडा फहराते तो उसका फोटो लगाते, बस फोटो खींचने के लिए देशभक्ति कर रहे हैं। त्योहारों को तो फोटो रील बनाने के लिए, रियल का नहीं, रील बनाने के लिए किया जा रहा है। ये बात हालदार साहब जी कहते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उस रास्ते से गुजरे, उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। पहले बार दिखे तो एक मोटा चश्मा लगा हुआ था। जब दूसरी बार उसी बाजार से गुजरे, उसी कस्बे से गुजरे, वहीं चौराहे पे रुके, पान खाए, मूर्ति की तरफ देखे तो मूर्ति में परिवर्तन दिखा। क्या परिवर्तन दिखा? ध्यान से देखा तो पाया, माने हालदार साहब देखते हैं कि चश्मा दूसरा है। अरे चश्मा तो बदल गया, ये क्या हुआ भाई? अब हालदार साहब के दिमाग में आ रहा, चश्मा बार बार बदलते भी हैं क्या यहाँ के लोग? यहाँ के लोग चश्मे को बदलते भी हैं क्या? पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा आ गया। अब लो, पहले ऐसे चश्मा था, ऐ चौकोर वाला ऐसे चश्मा था, अब चश्मा कैसे है? गोल वाला फ्रेम हो गया। ये गोल वाला फ्रेम आ गया चश्मे का, देख रहे हो ना, गोल वाला चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, और भी वो हंसे, और भी जिज्ञासु हो गए। और क्या हुए? वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। 40-45 मिनट बस, ठीक है। क्या भैया? चश्मा तो बदल सकती है, क्या कब मूर्ति नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर उसने चश्मा देखा, नया चश्मा। माने जितनी बार वो आते हैं और उस चौराहे पे रुकते हैं, उतनी बार देखते हैं चश्मा क्या नया चश्मा है। बार बार चश्मा ही क्या हो रहा, बदल रहा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई। कौन सी आदत पड़ गई? देखने की, वहां पे रुकने की, पान खाने की। अब हुआ क्या? हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पे रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल देखो दर्दमयी चलिए दुर्दमनी हो उठा, तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? उनके दिमाग में आया, भैया ये बार बार चश्मा कैसे नेताजी का बदल जाता है? मैं जितनी बार आता हूं, जितनी बार यहां रुकता हूं, जितनी बार प्रतिमा को देखता हूं, उतनी बार नए नए चश्मे, हर बार चश्मे के मॉडल चेंज होते जाते हैं। अब क्या हुआ देखो, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। ठूसा नहीं, ठूसा हुआ लिख लो, ठूसा हुआ था। माने पान वाला अपने मुंह के अंदर खुद ही पान भरा हुआ था, खुद पान खा रहा था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब अंदर ही अंदर खुशी उसके अंदर आई। जब आंखों ही आंखों में हंसा तो तोंद थिरकी, तोंद होती ना, तोंद थिरकी, ऐसे किया भैया। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, ऐसे बैठा हुआ था, मुस्काया, पोंद थीक अपने मतलब तोंद को थोड़ा थीका, और उसके बाद क्या पीछे हला और पीछ मारा, मतलब थूका। जब थूका उसने, पान को थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, लाल काली बत्तीसी बनी 32 दांत को दिखा के बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जो चश्मा बार बार बदला जाता, कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अब देखो क्या हुआ, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। हालदार साहब पूछे, भैया चश्मा नेताजी का क्यों बार बार बदल जाता है? तो उसने हंस के और पान को थूक करके बोला,
कि कैप्टन चश्मा वाला चश्मा बदलता है। इस बात को वो सुने तो उनके दिमाग में कुछ बैठा नहीं, कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? कैप्टन उनको लगा, हवलदार साहब को लगा कैप्टन किसको कहा जा रहा है, बोलो कि सुभाष चंद्र बोस को वो समझ रहा है, लेकिन वास्तव में कैप्टन तो उस व्यक्ति का नाम रहता है जो चश्मा बेचता था। लेकिन हवलदार साहब सोचते कैप्टन ये सुभाष चंद्र बोस जी को कह रहा है, इस वजह से उनके दिमाग में बात बैठती नहीं है, समझ नहीं पाते। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अभी उनके दिमाग में आया, ये नहीं जान पा रहे वो चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है, इस वजह से चश्मा बेचता रहता है, ले जाके सुभाष चंद्र बोस के कान पे आंख पे लगाता है। कोई आता ग्राहक, उसको पसंद आता, वही चश्मा लेके चला जाता है, तो दोबारा उसको चेंज कर देते, दोबारा दूसरा चश्मा पहना देते हैं। ठीक है, पढ़ लेते पूरी कहानी। कोई गिराक माने कोई ग्राहक आ गया, समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, माने वहां से उठाया, ले जाके उस ग्राहक को दे दिया, और उसके जगह पे दूसरा चश्मा ले जाके लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, देखो समझ में आया ना कि एक चश्मे वाला जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अब हवलदार साहब समझ रहे हैं कि एक कैप्टन चश्मा वाला है, वो नेताजी की जो बगैर चश्मे वाली माने जो नेताजी की मूर्ति है बिना चश्मे की बुरी लगती है, उसे अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती, उसे चोट पहुंचाती है। किसको? उस कैप्टन को, उस चश्मे वाले को। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, मानो उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। माने अपनी दुकानों में से कुछ अच्छे चश्मों को ले जाकर के नेताजी की मूर्ति पे लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकरार माने मांग, वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की मांग होती है जैसा मूर्ति पे लगा होता है, तो कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगे फ्रेम को संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, माफ करिए महाराज, ये जो चश्मा आप लगाए ये ग्राहक को पसंद आ गया। तो क्या करते हैं, क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, खूब, क्या आइडिया लगाया है चश्मा वाला ने, क्या दिमाग लगाया चश्मा वाला ने। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? ये तो मान लो चश्मा वाला लगाता है, लेकिन ओरिजिनल चश्मा नेताजी का कहां गया? जब मूर्ति बनी होगी उस टाइम, जो मूर्ति के समय जो चश्मा बनाया गया, वो चश्मा कहां गया? अब प्रश्न देखो आ गया। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, इतनी बात बोल के दूसरा पान खा के फिर बढ़िया से मस्त था। तो फिर क्या, दोपहर का समय था। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह देखो, वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर मुस्कुराया। उसने तोंत को थिरकी, फिर तोंत को सहलाया और कत्थे की देखो डंडी फेंक, जिससे पान लगाते ना, कत्थे की डंडी को फेंक करके पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब जानते हो ना मास्टर कौन थे? नेहरू, हाँ, मोतीलाल थे। नेहरू मत याद रखना, मोतीलाल थे। मास्टर मोतीलाल साहब चश्मे बनाना भूल गए थे। फिर बोल दिया, भैया मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए थे। तो पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित। फिर वो भ्रमित हो गए, फिर परेशान हो गए। द्रवित करने वाली यानी यह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल है ना। कोई प्रतिमा बनी होती, प्रतिमा के नीचे लिखा होता किसने बनाया, तो मूर्तिकार माने मूर्ति को आकार देने वाले, मूर्तिकार का मतलब मूर्ति को आकार देने वाले मास्टर मोतीलाल। ठीक है, वाकई कस्बे का अध्यापक था वो, उस कस्बे में पढ़ाने वाले एक मास्टर साहब थे।
उन्होंने उस मूर्ति को बनाई थी और उस मूर्ति का जो चश्मा था वो बनाना भूल गए थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि 1 महीने के अंदर हम मूर्ति बना के पूरा दे देंगे। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा के मतलब पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा कि एक पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, पत्थर और पत्थर के बीच में कैसे कांच लगाया जाए कि आर पार दिखाई दे। तो चश्मा बनाना क्या हो गया, नहीं सेट कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल, है ना, असफल हुआ होगा 4/9। ठीक है, बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। माने वो चश्मा बनाया होगा, 4-5 बार प्रयास किया होगा, चश्मा बना भी होगा और सोचा होगा थोड़ा सा बारीक कर देता हूं, तो बार बार उसका चश्मा टूट गया होगा। ऐसा सोच रहे हैं हालदार साहब कि ऐसा बार बार उसने प्रयास किया होगा, लेकिन उससे वो काम हो नहीं पाया। यह पत्थर का परमी अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। बहुत अद्भुत और बहुत कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। जो चश्मा वाला था उसकी तरफ नतमस्तक हुए, अपने सर को झुकाए कि इसने बहुत अच्छा काम किया, और धीरे धीरे पान के पैसे को चुका करके अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। आगे देखते हैं। फिर रुके, है ना, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है जो बार बार नेताजी को चश्मा लगाता है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? किसको कहें? चश्मे वाले को। कि क्या वो नेताजी का साथी है कि भूतपूर्व, मैंने पहले आजाद हिंद फौज में वो सिपाही था। तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब या नहीं साहब, ऐसा बोलते ना, नहीं साहब। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? माने वो लंगड़ा, माने पैर से थोड़ा सा फिट नहीं था, पैर उसके अच्छे नहीं थे, माने थोड़ा सा भचक के चलता था, लंगड़ा था। पैर से लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाला देखो बैंक कस दिया, तंज मार दिया ना कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो देखो आ रहा है, देख लो उससे, उसी से पूरा फोटो, उसी से बातचीत कर लो, उसी की फोटो वोटो छपवा दो, फोटो वोटो लगवा दो। ये पूरी की पूरी बातें आपको पढ़ने को मिली। आगे फिर से क्या हुआ बेटा, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कि एक देशभक्त इस तरीके से मजाक उड़ाए, एक देशभक्त का इस तरीके से कोई मजाक उड़ाए, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा नहीं लगा। किसको? बोलेंगे भैया ये अच्छा नहीं लगा हालदार साहब जी को। फिर क्या हुआ बच्चों, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लड़का, माने बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत नाजुक था, मरियल माने बहुत कमजोर, लंगड़ा आदमी, है ना, एक मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, माने एक छोटा सा पिटारा जिसमें चश्मा रखता था, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अपनी अपनी एक गली से निकला था। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, उसकी कोई पर्सनल दुकान नहीं थी, वो फेरी लगा के गांव, वो मतलब मार्केट में टहल टहल के बेचता था, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, बहुत परेशान हुए हालदार साहब, एकदम आश्चर्यचकित हो गए।
पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है और इस बारे में आगे कोई बात आपसे नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। अब ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि हालदार साहब काहे इतना टाइम पास कर रहे हैं, काहे इतना टाइम खराब कर रहे हैं, और आगे काम भी था, और आगे बहुत काम भी था। इस वजह से हालदार साहब क्या करेंगे, हालदार साहब जीप में बैठकर चले जाते हैं। वहां से हालदार साहब अपनी जीप में बैठते हैं और चले जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। माने जब भी वहां से गुजरते तो चश्मे बदलते देखते। वो कोई भी चश्मा, लाल, काला, पीला, धूप वाला, गोल, चौकोर, मोटी डंडी, पतली डंडी, कोई भी चश्मा नेताजी के प्रतिमा के ऊपर जरूर देखती। अब क्या हुआ भैया, 2 सालों तक ऐसा सिलसिला उनका देखने का चलता रहा। हर 15 दिन वो देखते रहे। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देखने के लिए, ऐसा वो हमेशा देखते हुए आगे बढ़ते रहते। ये देखो चश्मा, कुछ ऐसी प्रतिमा चौराहे पे लगी हुई थी, तो ऐसा देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार जब फिर गए उन्होंने, फिर चौराहे पे रुके, तो एक बार उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं है। अब क्या हुआ, उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी उस दिन। जब वो उस दिन देखा कि चश्मा भी नहीं है, पान वाली दुकान भी बंद है और चौराहे पे मैक्सिमम दुकानें बंद थी। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अब वो फिर से पूछे, भाई आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला क्या जवाब दिया, पान वाला उदास हो गया। पान वाला उदास हो गया। क्यों उदास हुआ? क्योंकि तो चश्मा वाला मर चुका था। तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरों से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, साहब, कैप्टन मर गया। साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन चश्मा वाला मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठ और रवाना हो गए, माने वहां से चले गए। अब हालदार साहब तो वहां से चले गए। उनको ये दर्द भरी कहानी देखे तो वो सहन नहीं कर पाए, वहां से चले। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ देखो होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, हालदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। हृदय स्थली माने चौराहे पर जरूर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर भी गया है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ये सब प्रण पहले ही ले लिए उन्होंने, ना मूर्ति की तरफ देखेंगे ना पान खाएंगे। ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा
कि चीखें रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। देख रहे हो ना, कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, चिल्लाए कि रोक दो गाड़ी को। ड्राइवर अचानक ब्रेक मार दिया। जब कस के ब्रेक मारा होगा तो गाड़ी का टायर घिसर गया होगा। इससे वहां के जो चौराहे पे लोग रहे होंगे देखने लगे क्या हुई बात, कौन सी घटना घट गई, इतनी तेज से गाड़ी क्यों रोकी। आगे फिर देखते हैं, लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, माने दौड़े, और उसे ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। सावधान, अटेंशन मीन सावधान, ऐसे पूरे जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। सरकंडे माने जो देखते हो ना, एक मतलब कह सकते हैं हम नरकट से बना हुआ चश्मा उनके आंखों पे रख दिए, बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें क्या हुई, भर गई। नेताजी के सामने उनकी आंखें भर गई ये पूरी कहानी देख करके। हालदार साहब की ये पूरी कहानी थी नेता का चश्मा। आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों? बताओ एक बार आप लोगों को बढ़िया समझ में आया ना? अगर आप सभी लोगों को समझ में आया तो वीडियो को अन्य सभी बच्चों तक, जो भी आपके साथ चाहे एमपी बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं, जहां भी ये वाली पुस्तक चलती है, राजस्थान के हों, ये सभी बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बेटा आज इस पूरे के पूरे पाठ को हमने पूरा व्याख्या किया, पूरे पाठ को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। जो सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट बनाऊंगा, इसके जितने भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इन अध्याय से जितने भी एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में, जो भी पहले पिछले कई सालों में सवाल पूछे गए हैं, उन सभी प्रकार के सवालों को मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। जो पहली बार आए हुए हैं वो भी देख लेंगे पहले क्या करना है। आप आराम से विद्याकुल प्ले स्टोर पे जाएंगे और विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे आपको फ्री हैंडराइटिंग नोट्स मिलने वाली है, पूरा सिलेबस की जानकारी मिलने वाली है, फ्री में PYQ पेपर मिलने वाला है, और साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी मिलने वाला है, और यूट्यूब की जितनी भी क्लासें होती हैं उन सभी क्लासों की जो PDF होती है आपको इस विद्याकुल ऐप पे मिलेगा। ऐप कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगर जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हुए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और अपने अन्य सभी साथी तक शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आपके लिए एक छोटी सी मैं आपसे एक छोटी सी मांग करता हूं, भैया आप हमको लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। आगे बच्चों, है ना, पावर ऑफ क्वालिटी, जिसके लिए हमारा ये पावर ऑफ क्वालिटी के लिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हमारा जो विद्याकुल है, ये अपने पावर किसके भैया, कंटेंट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो आप आ जाओ, आपको इस वीडियो को देख के बहुत मजा आया होगा। ऐसे अगली भी वीडियो को देखने के लिए, ऐसे तमाम वीडियो को, ऐसे तमाम प्रकार के क्लासों को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने जो भी आपको जैसा भी समझ में आया, जैसी भी क्लास लगी, उस पूरी क्लास का आपके अंदर जो भी चल रहा हो, आपके दिलों में जो भी बात आ रही हो, उन सभी बातों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना। हम उस कमेंट को पढ़ करके अगली वीडियो में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप बढ़िया से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, है ना। नमस्ते, गुड बाय सभी को भैया।